ग्रेविटेशन नाइन्थ क्लास और 11th क्लास दोनों क्लासेज में, 9th और 11th दोनों के कोर्स में ग्रेविटेशन का चैप्टर है। तो हम इस वक्त जो ग्रेविटेशन के बारे में बताने जा रहे हैं वो स्पेशली 9th क्लास के लिए है और 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। एवरी बॉडी इन यूनिवर्स attract every other body with a force called force of gravitation. Gravitation is the force of attraction between any two bodies in the universe. यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और ये फोर्स दोनों बॉडी के मास के कारण लगता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। दो चार्ज अगर सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और दो चार्ज अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, दो मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स, ये भी नेचर में अट्रैक्टिव भी होता है एज वेल एज रिपल्सिव। मगर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। और जिन दो चीज़ों के बीच मास है उनके बीच फोर्स लगेगा। वो दो चीज़ें, दो बॉडी चाहे छोटी हों या बड़ी हों, उनके बीच फोर्स ज़रूर लगता है। बहुत छोटी चीज़ें अगर हैं, मास अगर बहुत कम है दोनों का, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच लगेगा वो इतना कम होता है कि उसको हम एक्सपीरियंस या उसको वो बॉडी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। और मास अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए ज़मीन का मास, अर्थ का और मून का मास, अब इन दोनों का मास बहुत ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच इतना अधिक अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के इफ़ेक्ट में मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। कोई भी चीज़ जब अपने ऑर्बिट में घूमती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं मिलेगा तब वो ऑर्बिट में घूम नहीं सकती है। तो मून चूँकि ज़मीन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसको कौन सा फोर्स बाइंड किए हुए है, कौन सा फोर्स उसको घुमा रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो मून को अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करा रहा है। जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है ग्रेविटेशनल फोर्स वो प्रोवाइड कर देता है, तो मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक उसी तरह से अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो सन का भी मास होता है, अर्थ का भी मास होता है, और इतने अधिक मासेस के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी अधिक होता है, ज़्यादा होता है। तो अर्थ सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में
सन के कंट्रोल में रिवॉल्व करती है, सन उसको कंट्रोल किए हुए है। अब वो कंट्रोलिंग फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। न्यूटन के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे, और ऊपर से एक सेब गिरा ज़मीन पर। तो अब न्यूटन सोचने लगे कि ये पेड़ नीचे क्यों आया, ज़मीन पर क्यों गिरा, क्यों नहीं ऊपर चला गया। तो इस तरह से उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया और उस पर उसने काम करना शुरू किया। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसने दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ही का लॉ है, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बता दूं, सारांश में, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मास होता है, उन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और मास के कारण दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये मास छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो व्हेन वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ की तरफ आता है। दिस मीन दैट अर्थ अट्रैक्ट द वेरियस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ अपने सेंटर की तरफ हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो ये इसका सेंटर है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा? लाइन ऑफ फोर्स सेंटर को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन ऑफ फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये सेंट्रल फोर्स होता है, ये सेंटर टू सेंटर लगता है। ये उस लाइन पर, दो सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये रिपल्सिव नेचर का ये होता ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। मगर ये जो फोर्स होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ये सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव ये नहीं होता है। अब देखिए हम जा रहे हैं बताने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय न्यूटन, सो इट इज आल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये न्यूटन ने दिया था, इसलिए इसको न्यूटन के नाम पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। तो अब देखिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स में हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट विथ अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force which directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance। मान लीजिए इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ
अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इन दोनों के बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो एक आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन according to universal law of gravitation, number one, the force between two bodies is directly proportional to product of their masses. The force between two bodies is directly proportional to product of their masses. और दूसरा, the force between two bodies is inversely proportional to inversely proportional to the square of distance between them, to the square of distance between them. तो ये लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है ये, कि द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, ए प्रोपोर्शनल m1 m2, एंड द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। Suppose two bodies A and B of masses m1 and m2 are lying at a distance r. ये दो बॉडी है, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है, और ये दोनों का सेंटर है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों के बीच का मान लीजिए r है। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है, मान लीजिए दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F है। तो यहाँ आप लिखिए लेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू
masses be F, then F proportional, force between two bodies is directly proportional to product of their masses, m1 और m2 का प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन नंबर 1। और दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 F proportional m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, इक्वल करेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट G आएगा, G इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ G एक कांस्टेंट है जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G वो सेम होता है। चाहे आप अर्थ और मून के बीच यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू वही होगी, मून और सन के बीच जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो सेम होगा। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है यूनिवर्स में आप कहीं भी जाएं वो सेम होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। वेयर G इज अभी ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, इस G की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे मान लीजिए दो चार्जेज हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ये दोनों चार्जेज हैं। इन दोनों चार्जेज के बीच अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो लगता है वो इन दोनों के बीच मीडियम पर डिपेंड करता है, इन दोनों के बीच मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर मीडियम कोई नहीं है, वैक्यूम है, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, और अगर कोई मीडियम बीच में डाल दें तो फोर्स घट जाता है। मगर ये जो कैपिटल G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों जो ये बॉडी हैं इनके बीच जो मीडियम है उस मीडियम पर ये डिपेंड नहीं करता है। अब इन दोनों बॉडी को आप पानी में डाल दीजिए, दोनों बॉडी को आप एयर में जो रख दीजिए, या दोनों बॉडी को किसी आयल में आप डाल दीजिए तो मीडियम आयल हो जाएगा। पानी में डाल दीजिए दूध को तो मीडियम पानी हो जाएगा, एयर में रख दीजिएगा तो मीडियम एयर हो जाएगा। तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, न फोर्स मीडियम पर जो है डिपेंड करता है और न ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G मीडियम पर डिपेंड करता है। तो वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड, यहाँ देखिए भूल गया है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब आइए हम G की वैल्यू निकालते हैं, या G को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं।
आइए पहले हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की यूनिट निकालते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, उसके बाद फिर जी को डिफाइन किया जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा आप लेफ्ट में लेकर के आइए तो आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और m1 m2 न्यूमरेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और m1 m2 जो इस वक्त न्यूमरेटर है इक्वल के लेफ्ट में जाएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो f इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2। तो अब इसकी यूनिट देखिए, f न्यूटन और r मीटर है, r रेडियस डिस्टेंस है, सारी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है r। तो r की यूनिट मीटर होती है डिस्टेंस की, तो ये मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये मास है m1 m2। तो m1 की यूनिट kg और इसकी यूनिट kg, तो kg का स्क्वायर अपान kg का स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg पर -2। ये इसकी यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ जी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का पावर -2। तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब इसके बाद हम जी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जी को हम डिफाइन करते हैं, देखिए कैपिटल जी को, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg, इन दोनों मासेस को हम 1 kg ले लें, एक मास ये और एक मास ये भी 1 kg और ये भी 1 kg, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 1 मीटर ले लें, 1 मीटर। तो m1 की जगह 1 रख दीजिए, m2 की जगह 1 पुट करिए और r की जगह भी 1 पुट करिए, तो f इक्वल टू आ जाएगा g। ठीक, दो मासेज हैं 1-1 किलो के, और दोनों के बीच डिस्टेंस 1 मीटर है। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है उसी को कैपिटल जी मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। तो क्या इसकी डिफिनीशन हो गई? इसकी डिफिनीशन ये हो गई कि 1 किलो के ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, 1-1 किलो के दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। अब जी की डिफिनीशन देखिए, m1 f इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। तो m1 m2 1 kg और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये m1 1 kg और m2 भी 1 kg, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, दोनों के बीच का डिस्टेंस r। तो इस केस में ये 1 इंटू 1 1, आर स्क्वायर 1 अपान 1 1, एफ इक्वल टू जी। मतलब कि 1-1 किलोमीटर के दो ऑब्जेक्ट के बीच को एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर अगर रखा गया है तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होगा।
तो द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास। इसका भी यूनिट मास, एक यूनिट मास मीन्स 1 kg, ये भी 1 kg इज एंड प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। यूनिट मीन्स 1 मीटर की दूरी पर, ये 1 मीटर। तो ये दोनों मास 1-1 किलो के 1 मीटर की दूरी पर अगर रखे गए हैं तो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो अब इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है, और वो वैल्यू होती है 6 जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर और केजी पे -2 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आप इसको ऐसे कह लीजिए। तो इतना फोर्स लगता है, इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। अब ये बहुत छोटी डिजिट है, ये बहुत ही छोटी डिजिट है ये। इसका मतलब ये हुआ कि 6 × 6 7, अब -11 का मतलब ये नीचे आ गया तो 10⁻11 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अब इस डिजिट में आप इतने से डिवाइड करिएगा तो जो वैल्यू आएगी वो जी होगी। इस डिजिट में इतने से आप डिवाइड करिएगा तो जो वैल्यू आएगी वो जी होगी। तो आप सोच लीजिए कि जी की वैल्यू कितनी छोटी होती है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये सीजीएस में है, ये वैल्यू सीजीएस में है, न्यूटन में लिया गया है, मीटर और केजी। तो ये वैल्यू जो है सीजीएस है, सीजीएस यूनिट, सॉरी एसआई यूनिट, सॉरी एसआई यूनिट हो गई है। सीजीएस यूनिट, सीजीएस में न्यूटन, न्यूटन की यूनिट डाइन होती है, और मीटर की यूनिट सेंटीमीटर लेते हैं, और केजी को ग्राम में लेते हैं। तब जी की वैल्यू कितनी होगी सीजीएस में, जी की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपान ग्राम का स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर। या इसको आप 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये यूनिट डाइन में हुई, ये सीजीएस में हुई, और ये यूनिट ये एसआई यूनिट हुई। आइए मैं आपको बता दूं कि एसआई को सीजीएस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। एसआई को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी जान लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, अब देखिए न्यूटन को जब आप डाइन में जो है बदलेंगे तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। तो ये न्यूटन को जब आप बदलेंगे तो 10⁵ डाइन हो जाएगा, और फिर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है तो 100 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार मीटर आएगा। तो 1 मीटर को बदलेंगे 100 सेंटीमीटर, दूसरे वाले मीटर को 100 सेंटीमीटर,
और अपान देखिए केजी को ग्राम में जो बदलेंगे तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ये केजी का स्क्वायर नीचे आ गया, केजी का स्क्वायर होगा। केजी का स्क्वायर का मतलब केजी इंटू केजी। तो एक केजी को बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले केजी को बदलेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए क्या आ रहा है, ये 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू, यहाँ आप देख लीजिए 10⁻5 और 10⁻2, 10⁻2, 10⁻4 और 5, 10⁻9 हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर। इसको मैं यहाँ लिख दूँ, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो 6.67 इंटू 10⁻11, 10⁻−11, और फिर इसके बाद इंटू 10⁻5 और 10⁻2 और 2 4 10⁻9। अब ये हो जाएगा डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर अपान। अब ये देखिए अपान 10⁻3, 10⁻3, 10⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻−6 हो जाएगा। तो इंटू आप यही कर लीजिए, इंटू 10⁻−6, 10⁻6 ऊपर जाएगा -6, और इंटू ग्राम का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो g⁻−2 हो जाएगा। तो ये हो गया 6.67 इंटू, देखिए 10⁻−11 और 10⁻6, ये दोनों मिलकर के 10⁻17 हो जाएंगे, और इंटू ये 10⁻9, तो अब ये हो जाएगा इक्वल टू, इसको मिटा दें, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻17 और +9, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसमें से घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट आ गई। ठीक, तो इस तरह से एसआई को हमने सीजीएस में चेंज किया, तो ये वैल्यू आई। और हम आशा रखते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है न्यूटन को डाइन में बदला। एक न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है, तो वो हमने लिख दिया। अब फिर मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, मीटर का स्क्वायर है तो मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और अपान ये जो केजी है, इस केजी को हमको बदलना है ग्राम में। तो एक 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो ये नीचे आ गया तो केजी का स्क्वायर होगा ये। तो 100 केजी का 100 ग्राम इंटू 100 ग्राम, अब ये 1 केजी तो ग्राम में बदलेंगे तो 100 ग्राम और ये 100 ग्राम। तो इस तरह से ये वैल्यू आई। तो जी की जो वैल्यू है वो एसआई वैल्यू ये है, और सीजीएस वैल्यू ये है। सीजीएस में जी की का वैल्यू ये आएगा और एसआई में ये आएगा। तो आपको सीजीएस वाला याद करना है, अगर सॉरी एसआई वाला याद करना है। सीजीएस वाला अगर आप याद कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, मगर आपको याद कर लेना चाहिए सीजीएस वाला।
अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया जाएगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस्ड होता है, आधारित होता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसकी खबर आपको हो जाए, उसकी सूचना आपको हो जाए, इसके लिए आवश्यक है, ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक रिलेशन बन जाएगा हमारे चैनल का आपसे, और जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक उसकी सूचना पहुंचेगी। हमारा वीडियो ग्रामर पर भी अपलोड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 9th 10th 11th 12th सब पर वीडियो जाते हैं, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।